गुड मॉर्निंग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इथिकल क्लियरेंस के लिए जो फॉर्म भरना है उसके बारे में। आपका जो भी प्रोटोकॉल सबमिशन होगा, प्रोटोकॉल सबमिट करने के पहले आपको इथिकल क्लियरेंस का एक नंबर लेना होता है, राइट। वो नंबर तभी मिलेगा जब आप इथिकल क्लियरेंस का फॉर्म भरोगे, फॉर्म भर के सबमिट करोगे, वो लोग एक नंबर जनरेट करेंगे and that number you have to write somewhere, then you can submit your protocol to the academic section. Probably is it the procedure? So यही है ना? Okay, fine. एकेडमिक सेक्शन के एथिक्स कमेटी में नहीं, इथिक्स कमेटी का तो नंबर तो लेना ही है ना। सबसे पहले वहाँ से नंबर लोगे, एक नंबर जनरेट होगा वहाँ से, वो उसमें डालना है ना। यस सर। इथिकल क्लियरेंस के लिए आपने फॉर्म सबमिट कर दिया, जब वो नंबर जनरेट हो जाएगा आपको, उसके बाद आपको एकेडमिक सेक्शन में अपना प्रोटोकॉल जमा करोगे ना। यस सर। उसमें वो मेंशन करना है ना नंबर, इथिकल क्लियरेंस का नंबर। सरल पे डायरेक्टली अपलोड करके फिर एथिक्स कमेटी में कॉल करते हैं। भाई अब सरल प्रोसीजर, मैं दूसरी बात बोल रहा वो हूँ, तो लेता है ना। बिना नंबर के क्या, बिना इथिकल क्लियरेंस के नंबर के क्या आप एकेडमिक सेक्शन को या सरल पे अपलोड कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। दैट्स व्हाट दैट मीन्स इट हैज बिकम मैंडेटरी कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इथिकल क्लियरेंस का फॉर्म भरना पड़ेगा। अब वो फॉर्म आपने में क्या डिस्क्रिपेंसी रह गई है वो तो आफ्टर इवेल्युएशन पता चलेगा, राइट। इवेल्युएशन से के बाद ही जाके पता चलेगा, लेकिन आपको एक नंबर चाहिए फॉर सबमिशन ऑफ योर प्रोटोकॉल फ्रॉम इथिकल कमेटी, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि इथिकल क्लियरेंस के लिए आपको एक फॉर्म सबमिट करना है, फॉर्म भरना है और उसको फिल करके सबमिट करना है, ठीक है। ये जो फॉर्म भरना है और आफ्टर सबमिशन जो इवैल्यूएशन होता है, बहुत सारे लोगों के क्वेरी आते हैं, एक बार में अप्रूवल नहीं मिलता। बहुत सारे लोगों के अप्रूवल फर्स्ट टाइम में ही मिल जाते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं, फर्स्ट टाइम दे गेट द अप्रूवल। कुछ लोगों को मल्टीपल टाइम्स भी उससे होकर के गुजरना पड़ता है, ये कमी रह गई, ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम हो गया। टू अवॉइड दैट आपको जो भी ये फॉर्म जो भरना है वो बिल्कुल केयरफुली भरना है। और कैसे अपने रिजेक्शंस जो है, रिजेक्शंस तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जो फर्दर मॉडिफिकेशन जो होता है ना, कि फर्स्ट टाइम में ही आपकी चीज़ें क्लियर हो जाए, ऐसा करने के लिए क्या क्या चीज़ें आपको कंसीडर करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बैक ट्रेस करेंगे, कौन इवेल्युएटर है मेरा। जब मैं फॉर्म भर के भेज रहा हूँ तो हु इज गोइंग टू इवेल्युएट दिस फॉर्म, राइट। जो कमिटी जो होगी वही तो इवेल्युएट करने वाली है, और उसी के पास डिसीजन है कि कौन से कॉलम में जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, और वही लोग क्वेरी डालेंगे जिसका आपको आंसर करके रीसबमिट करना है, ठीक है। देखो, एक तो ये क्यों अवॉइड करना है इस स्टेप्स को। पहली चीज़, जैसे मान लो कि आपने एक बार मेहनत किया, फॉर्म भरा, आपका एक क्वेरी आ गया, दूसरी बार जब इथिकल कमेटी की मीटिंग होगी उसमें जाके के अप्रूवल होगा, वो भी तब जब आपका जवाब जो है वो सेटिस्फैक्ट्री है, नहीं है तो फिर फर्दर क्वेरी आ सकती है। एवरी टाइम एटलीस्ट आपका 1 से 1.5 मंथ का डिले हो जाएगा इथिकल क्लियरेंस मिलने में, और जब तक इथिकल क्लियरेंस नहीं मिलता है तो रूल ये बोलता है, रूल, राइट। जैसे कंप्लायंस और नॉन कंप्लायंस वाली बात पे चलोगे तो रूल को ओबे करने के बाद देखो तो इथिकल क्लियरेंस मिल जाने के बाद ही स्टडी शुरू करनी चाहिए। तो आपकी स्टडी तब तक शुरू नहीं होएगी जब तक कि आपको इथिकल क्लियरेंस नहीं मिला। तो इसको अवॉइड करना है, और बाकी रिजेक्शन का जो पेन और फ्रस्ट्रेशन जो फील करना पड़ता है उसको अवॉइड करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें करनी है, तो उसके लिए आपको वेल प्लानिंग करनी पड़ेगी पहले से।
उसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट का क्या होता है कि हु इज गोइंग टू इवेल्युएट माय फॉर्म्स, सबसे पहले वो देखना जरूरी है, क्योंकि वही डिसीजंस मेकर है। ठीक है। दूसरा, एक तो फाइनल डिसीजन मेकर वो है, लेकिन उसके पास तक पहुंचने के लिए आपको किन किन स्टेप्स से होकर के गुजरना है, वो भी चीज आपको देखना पड़ेगा। तो फर्स्ट गेट कौन है? आपका चीफ सुपरवाइजर। आप जब भी फॉर्म भर के लेके जाओगे तो पहला वो करेगा क्या, वो स्क्रूटनाइज करेगा आपके फॉर्म को, वापस करेगा, बोलेगा ये चीज़ चेंज करो, वैसे करो, वैसे करो। तो वो एक फर्दर डिले होता है। जब इससे निकल जाएगा, राइट, निकल जाने के बाद जो इतने कमेटी के जितने मेंबर्स हैं, दे विल इवैल्यूएट द सेम थिंग। उसमें से भी कुछ चीज़ पकड़ी गई तो आपके पास फेलियर है। यदि किसी के ध्यान से निकल गया, ऐसे ही ओवरलुक्ड हो गया, तो मे बी लाइक यू विल बी। ठीक है। तो आपको दो गेट क्रॉस करने हैं। पहला गेट आपका चीफ सुपरवाइजर है और दूसरा गेट इथिकल कमेटी के मेंबर्स हैं। तो हम ना रिवर्स डायरेक्शंस में चलेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इथिकल कमेटी के मेंबर्स कौन कौन हैं जो मेरे फॉर्म को इवेल्युएट करेंगे। वहाँ से मुझे आइडिया मिलेगा, और यदि वो क्लियर कर दे रहे हैं तो 99% चांसेस ऐसा मैंने फॉर्म फिलअप किया है और वो चीज़ें लिखी है कि इट विल गेट थ्रू द फाइनल। तो चीफ सुपरवाइजर भी कोई जनरली गलती नहीं निकाल पाएगा, आप यहाँ से भी थ्रू हो जाओगे। ठीक है। तो वन गो में आपका काम हो जाएगा। सो लेट्स सी हु इज द करेंटली आज के तारीख में एक इथिकल कमेटी के मेंबर्स जो है वो कौन कौन है। नाम से उतना मतलब नहीं है, लेकिन व्हाट इज इम्पॉर्टेंट कि वो उसका फील्ड क्या है, उसको नॉलेज किन चीजों का है जो इथिकल कमेटी में बैठा हुआ है। ठीक है। जो मेरे फॉर्म को इवेल्युएट करेगा। ठीक है। वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, एक ना यहाँ पे लिखा हुआ है नेफ्रोलॉजी से कोई है, हम अभी एम्स का यदि देखोगे तो एम्स के इथिकल कमेटी के अभी राइट नाउ जो लोग मेंबर हैं उसमें से एक फैकल्टी जो है वो नेफ्रोलॉजी की है। और ये नेफ्रोलॉजी की फैकल्टी जो है वो ऑलरेडी ही लिखा हुआ फॉर्मर हेड, राइट। वो अभी इंस्टीट्यूट में नहीं है। नाउ लुक, जो आदमी इंस्टीट्यूट में काम नहीं कर रहा है, यहाँ से रिटायर्ड हो गया, वो जब अपना टाइम और एनर्जी देगा किसी चीज के लिए तो वो क्यों देगा? उसको तो कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। सो सम ऑफ द पीपल आर लाइक दैट, हु इज गिविंग द टाइम एंड एनर्जी फॉर सर्टेन थिंग्स आउट। So try to understand their viewpoint. They would like to judge really from ethical point of view कि ये स्टडी ethical है या नहीं है। ओके। और इसको चेयरमैन बनाया। ठीक है। दूसरा जो है फार्माकोलॉजी का कोई है, फार्माकोलॉजी से। ठीक है। दूसरा मेंबर जो है वो फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट से हैं। उसके बाद कोई बायोस्टैटिशियन है, बायोस्टैट्स। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के बाद फिजियोलॉजी, साइकेट्री, ठीक है, साइकेट्री, कम्युनिटी मेडिसिन CCM, न्यूरोलॉजी, उसके बाद है
कोई चेस्ट टीबी एंड चेस्ट हॉस्पिटल से है, रेस्पिरेटरी मेडिसिन में है, ठीक है, टीबी एंड चेस्ट स्पेशलिस्ट, ठीक है, से रिलेटेड है। इसके बाद है एक माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी के बाद है गैस्ट्रो, गैस्ट्रो के बाद सीरिया डेंटल का, कोई डेंटल से है। उसके बाद है मेडिसिन से, नेक्स्ट फिर एक आदमी और है फार्माकोलॉजी से, फार्माकोलॉजी, लेकिन ये फार्माकोलॉजी जो है ऑक्यूलर फार्माकोलॉजी है, आँख वाला आरपीसी से, ठीक है, वो भी उनका कम्युनिटी मेडिसिन से काम होता है, ऑक्यूलर फार्माकोलॉजी, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ के मेंबर्स हैं। हम कहाँ पे हैं? हम कहाँ पे हैं? वी आर इन न्यूक्लियर मेडिसिन, ठीक है। अब आपको एक चीज मैप करनी है कि जिसके पास मेरा फॉर्म जा रहा है इवेलुएट होने के लिए, वो मेरे सब्जेक्ट के बारे में जिसके ऊपर मैं रिसर्च कर रहा हूँ और जो कुछ भी यहाँ पे लिखने वाला हूँ उसके बारे में वो कितना अवेयर है, और दूसरा चीज ये कितना अवेयर है, नंबर 1। दूसरा क्वेश्चन कि वो कितना टाइम दे सकता है मेरी चीज़ों को समझने के लिए, कितना अवेयर है, एंड हाउ मच टाइम ही इज रेडी टू गिव द टाइम टू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। मतलब मेरे पूरे ये फॉर्म को अच्छे से रीड करना के लिए उसके पास कितना टाइम है। 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप देखो, यदि मान लो कि न्यूक्लियर मेडिसिन की बात देखोगे तो कोई भी यहाँ पे न्यूक्लियर मेडिसिन से रिलेटेड नहीं है। हो सकता है कि कहीं और जगह पे कोई इथिकल कमेटी हो जहाँ पे न्यूक्लियर मेडिसिन का भी कोई हो मेंबर, ठीक है जी। ऐसा हो सकता है कि कोई रेडिएशन वाला भी यहाँ पे मेंबर हो, ठीक है, ऐसा पॉसिबल है। जैसे मान लो कि यदि कोई बायोकेमिस्ट्री, ऑक्यूलर फार्माकोलॉजी या इन सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट जो हैं उनसे रिलेटेड भी तो लोग इथिकल क्लियरेंस के लिए डालेंगे फॉर्म, तो उनके लिए तो मैच है। एक चीज मैच कर गया ना कि उनके बाद सब्जेक्ट के बारे में जो एक्सपर्ट जो है अवेयर है, एंड दे मे गिव टाइम और नॉट, दैट इज अ क्वेश्चन, वो एक सोचने की बात है, ठीक है। अब यहाँ जो प्लान करना है आपको, पहली चीज न्यूक्लियर मेडिसिन में हो और न्यूक्लियर मेडिसिन का कोई मेंबर नहीं है, राइट। तो ये दोनों चीज़ों को जब ध्यान में रखते हुए जब इस फॉर्म भरोगे तो आप याद रखोगे कि अवेयरनेस नहीं है किसी को, मान के चलोगे पहली चीज़ डिफॉल्ट, जबकि ऐसा नहीं है। दे आर वेरी एक्सपीरियंस पीपल, मे भी 1-2 लोग होंगे जिनको एक्सपीरियंस नहीं होगा। जैसे एस.सी. तिवारी जो HOD फॉर्मर HOD ऑफ नेफ्रोलॉजी, वो आज से इतना काम नहीं कर रहा, इथिकल में रहते रहते रिटायर्ड हो गया, एंड अगेन इज चेयरमैन। सो जो लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं दे आर वेरी वेरी हाईली एक्सपीरियंस पीपल, उनको एक्सपीरियंस है सेंस करने का फटाफट, ठीक है। तो एक बार फॉर्म ऐसे पलटेंगे, उनको जहाँ निकालना है उनको कमी दिख जाएगी, बस यहीं पे है, आगे चलो, उसको आगे बढ़ाओ, ठीक है। तो पहली चीज़ की अवेयरनेस है या नहीं है, 1 कॉन्सेप्ट नहीं है तो आपको कैसे लिखना है, और टाइम कितना देने के लिए रेडी है, तो आप ये मान लो कि 2 से 3 मिनट एक कॉन्सेप्ट। ऑन एन एवरेज कोई 10 मिनट 10 to 15 मिनट से ज़्यादा इसको रीड करने के लिए टाइम देगा। हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी वो देता हो, क्योंकि ये जब आप सबमिट करते हो तो जो लोग भी मेंबर हैं उनके पास इसकी कॉपी जाती है, मीटिंग इस दिन है, उनके पास टाइम दिया जाता है, लेकिन इतने बिजी लोग होते हैं वो कितना टाइम दे पाएंगे। अब
आप मान के चलो कि आपको 10 से 15 मिनट से ज़्यादा वो टाइम नहीं देगा आपके पूरे थीसिस को पढ़ने के लिए, या जो कुछ भी आपने लिखा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस ढंग से लिखना पड़ेगा कि उसको अवेयरनेस नहीं है मेरे सब्जेक्ट के बारे में, फिर भी मेरे प्रपोजल को अच्छे से वो समझ पाए, आप कन्विंस कर पाओ कि यस दिस इज द रिसर्च। सच सिंपल लैंग्वेज में लिखना है, सिंपल छोटे छोटे सेंटेंस बिल्कुल क्लैरिटी के साथ जो एक लेमैन समझ सकता है। आप समझ गए? पहला तो ये चीज होना चाहिए। दूसरा, वो टाइम दे पाएगा नहीं दे पाएगा की बात को यदि ध्यान में रखोगे तो इतनी क्लियरिटी, छोटे छोटे सेंटेंस, हर एस्पेक्ट को आपने ध्यान में रख करके लिखा है कि एक लेमैन समझ सकता है विथ सम जार्गन एंड टेक्निकल वर्ड फील्ड का आपको डालना पड़ेगा, ताकि उसको ज़रूरत हो तो कहीं नेट पे, चाहे उसको नहीं पता हो तो थोड़ा बहुत सर्च करके वो सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है जी? तो आपका कभी भी रिजेक्शंस नहीं आएगा। बट इफ यू विल बिकम कैजुअल इन हरी, एवरीथिंग यू विल डू इट आउट, तो इट इज लाइकली दैट कि कुछ न कुछ क्वेरी तो आना ही आना है। ठीक है? यदि आपने हर एस्पेक्ट को नहीं सोचा है और बिल्कुल क्रिस्प क्या लिखना है, बस उतनी ही बात करनी है, उससे ज़्यादा की बात नहीं करनी है। ठीक है जी? इज इट क्लियर अप टू दिस मच पॉइंट? बेसिकली दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, कमेटी के मेंबर्स का ध्यान रखना, वो सीनियर से आपको मिल जाएगा कि अभी करेंटली कौन मेंबर्स है। हो सकता है कि आपको इंस्टीट्यूट के वेबसाइट से मिल जाए, आपको आइडिया लग जाएगा कि मेरा जो प्रोजेक्ट जो है उससे रिलेटेड कोई समझने वाला है या नहीं है, उसको मैं कैसे समझाऊंगा। ठीक है? एक मिनट, जस्ट नो प्रॉब्लम। अभी देखो, अब इथिकल कमेटी के जो, पहले तो हमने मेंबर की बात देखी, फॉर्म अब देखते हैं। फॉर्म में हमारे पास यहाँ से फॉर्म स्टार्ट होता है, और इस स्लाइड पे जो कुछ भी यहाँ पे है उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो समझने वाली चीज़ है, बट एज ए कस्टमरी ये चीज़ें हैं, विल जस्ट नेट। ठीक है? तो पहला है कि फुल टाइटल ऑफ द स्टडी। आपका टाइटल ऑफ द स्टडी क्या है? वो तो सीधे जो भी आपका प्रोजेक्ट है या जो कुछ भी प्रपोजल आप लिख रहे हो उसका टाइटल एज इट इज आपको यहाँ पे नरेट करना है, लिखना है। दूसरा ये बोला है कि एम्स टेम्पररी रिसर्च नंबर फॉर क्लिनिकल ट्रायल विच आर प्राइवेटली फंडेड। अभी देखो, अभी क्या है कि कॉन्सेप्ट आया है कि जो फैकल्टी है यहाँ पे या रिसर्च साइंटिस्ट हैं, दे हैव टू गेट फंड्स फ्रॉम द आउटसाइड। अब फंडिंग जो है दो तरह से होती है, एक फंडिंग जो है वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन करती है और दूसरा फंडिंग जो आता है प्राइवेट से आता है। सो वी कैन हैव द कोलैबोरेशन विद बोथ। प्राइवेट से भी कर सकते हैं हम कोलैबोरेशन, जैसे मान लो कि जी प्राइवेट कंपनी है जो गामा कैमरा, एस्पेक्ट कैमरा, ये सारी चीज़ सप्लाई करती है, और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ICMR है, तो मैं ICMR को भी एक प्रोजेक्ट लिख सकता हूँ, मैं एक GE को भी प्रोजेक्ट लिख सकता हूँ कि तुम्हारे यहाँ की मशीन यहाँ पे है, हम कुछ क्लिनिकल ट्रायल करना चाहते हैं या तुम्हारी इमेज क्वालिटी को ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं। ठीक है? तो वो फंड दे सकती है, क्योंकि उसको बेनिफिट क्या मिले, उसको यहाँ का डेटा मिलेगा, वो रिसर्च में वो अपना बताएगी कि भाई देखो हमने एम्स में ट्रायल किया, ये रिसर्च एक इमेज क्वालिटी ऑप्टिमाइज किया था, ये लोग थे, उसको वो बेनिफिट में कन्वर्ट करेगी एम्स का नाम लेकर, या जॉन हॉपकिंस में हो रहा है तो जॉन हॉपकिंस का नाम लेकर के प्रमोट करेगी। ठीक है? कि हमारे रिसर्च ट्रायल वहाँ पे थे, वो पेपर फिर लिखेंगे, उनको उसके वैल्यूज एडिशन होते हैं, इसलिए वो लोग प्रोजेक्ट फंड करते हैं। तो यदि ऐसा है, जैसे नॉन मेडिकल कोई है इस टाइप के प्रोजेक्ट ले सकता है, जो लोग क्लिनिकल फैकल्टी हैं दे कैन गो फॉर द क्लिनिकल ट्रायल्स ऑल्सो। ठीक है? वो क्लिनिकल ट्रायल यदि ऐसा कोई चल रहा है आपके डिपार्टमेंट में और उसी के पार्ट से रिलेटेड है आपका कुछ प्रोजेक्ट, तो उसका कोई नंबर है क्या रिसर्च सेक्शन का, वो नंबर यहाँ पे फिल करना है। ठीक है? नहीं है तो आप जहाँ पे नहीं है तो नील या NA।
ठीक है, नॉट अप्लीकेबल मान लो कि हो सकता है कि नॉट अप्लीकेबल हो, तो आपको एमए करना है। ठीक है, नेम एंड सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पे साइन करना है। उसके बाद कौन सा डिपार्टमेंट आपको पता है, आपको अपने डिपार्टमेंट के नाम लिखने हैं। उसके बाद डिग्री कोर्स, आप एमएससी हो तो एमएससी के लिए आप कर रहे हो तो एमएससी न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी, जो भी आपका कोर्स का नाम है, और किस बैच पे हो, कौन सा आपका सेशन है, कौन सा बैच है, वो सेशन और बैच मेंशन कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट।